अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेन को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये ब्रेन के ऊपर पार्ट 2 है। इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप कि आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख लें। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? लोगों ने ब्रेन स्टार्ट किया था, ब्रेन को पढ़ लिया था, ब्रेन क्या होता है, साइज़ कितना होता है, कौन कौन से उसके ब्रेन के डिवीजन कितने पार्ट्स के अंदर की गई है। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था फोर ब्रेन के अंदर भी हम लोगों ने टेलेंसेफ्लॉन को और उसके जो कंपोनेंट थे सेरिबेरम और ऑल्फैक्टरी बल्ब, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर मैं आपको अभी बताऊं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है, तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ों को कवर कर लिया, यानी कि फोर ब्रेन, टेलेंसेफ्लॉन, सेरिबेरम और ऑल्फैक्टरी बल्ब को हम लोग कवर कर चुके हैं। बहुत डिटेल में हम लोगों ने सेरिब्रम को और बाकी कंपोनेंट को देख लिया था। आज हमारा जो फोकस होगा, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे डायनसेफ्लॉन को और डायनसेफ्लॉन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि डायनसेफ्लॉन के जो पार्ट्स हैं। डायनसेफ्लॉन के अंदर दो पार्ट आ जाते हैं, एक है इसका थैलेमस और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम की भी आगे से डिवीजन की गई है इनटू हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड इनटू हिप्पोकैम्पस। आज हम लोग डायनसेफलॉन, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस को ही पढ़ेंगे। थैलेमस का होता है, ये ब्रेन का एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है जो डायनसेफलॉन का हिस्सा होता है। अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे, यहाँ पर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स ख़त्म हो रहा है। तो ये क्या करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद ये वाली जो एरिया है दैट इज़ कॉर्पस कोलेसम। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स और कॉर्पस कोलेसम के नीचे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर के अंदर। ये थैलेमस है हमारे पास, डायनसेफलॉन का हिस्सा है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग इसके फंक्शंस की बात करें कि कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये काम करता है एज अ गेट कीपर। ये गेट कीपर के जैसे काम करता है, जो सेंसरी सिग्नल्स को फिल्टर करता है और इस चीज़ को इंश्योर करता है कि सिर्फ रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वह सेरिब्रम तक पहुँचे, जिससे ब्रेन को एफिशिएंटली रिस्पॉन्स करने में मदद मिले। अगर ये अलाउ करेगा, ये जो थैलेमस है, अगर ये अलाउ करेगा तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, सबसे पहले कहाँ पर आएगी, थैलेमस में आएगी। फिर थैलेमस जो है वो उसको फ़िल्टर करेगा, फ़िल्टर करने के बाद वो क्या करेगा, ऊपर वाले हिस्से यानी कि सेरिब्रम तक उसको पास करेगा। अगर ये अलाउ करेगा थैलेमस, तो ही जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर पहुंचेगी, वरना इन्फॉर्मेशन ऊपर नहीं पहुंचेगी। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है कि ये एज अ गेट कीपर के तौर पर काम कर रहा होता है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये थैलेमस जो होता है ये एज अ सेंसरी रिले स्टेशन के तौर पर काम कर रहा होता है। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन का एक मेजर रिले सेंटर होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से आने वाली सेंसरी सिग्नल, जैसे कि टच, पेन, हॉट, कोल्ड, जितने भी टेम्परेचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसके अलावा विजुअल, ऑडिटरी सिग्नल्स जो होते हैं, ये क्या करता है, ये उनको प्रोसेस करता है और फिर उन्हें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रेलिवेंट एरिया में भेजता है, ताकि उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट हो सके। हमने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। जो सेरिब्रम होता है उसके डिफरेंट लोब्स होते हैं। फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल, ऑसिपिटल लोब होता है, उसके अलावा टेम्पोरल लोब होता है। ये जो सारे के सारे सेरिब्रम के लोब होते हैं वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से ब्रेन स्टेम से या बॉडी के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें सबसे पहले कहाँ पर आएगी, स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से आगे जाएगी ब्रेन स्टेम में, और फिर वो कहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर थैलेमस के अंदर। अब थैलेमस के अंदर तो आ गई है, अब थैलेमस को कैसे पता चलेगा कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पर ब्रेन के यानी कि सेरिब्रम के किस लोब के पास भेजना है। तो वो जो उस इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पर होती है, वो इस जगह पर, थैलेमस के इस जगह पर होती है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भेजा जाता है, यानी कि उन्हीं इंफॉर्मेशन को जब ये प्रोसेस कर लेता है, उनको फ़िल्टर करता है, फिर उसके फ़िल्टर के अकॉर्डिंग जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, अगर ऑसिपिटल लोब में भेजना है तो ऑसिपिटल लोब के पास भेजेगा, टेम्पोरल लोब के पास भेजना है तो टेम्पोरल लोब के पास भेजेगा।
जिस भी लोब के, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं, हर लोब जो होता है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थैलेमस जो होता है ये फिल्टर करता है इंफॉर्मेशन को और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे भेजता है। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, इट रिसीव इम्पल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी एरिया, डिफरेंट सेंसरी एरिया से आ रही होती हैं बॉडी के, और फिर उन्हें क्या करता है, ऊपर सेरिब्रम के पास भेजता है। इन सब फंक्शंस की बेस पर थैलेमस को कहा जाता है कि ये एक मेन इंटीग्रेटिंग सेंटर है। इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेट एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है कंबाइन करने वाला। ये वो स्ट्रक्चर, ये वो सेंटर होता है जो डिफरेंट पार्ट से आने वाली इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, उन्हें इंटीग्रेट करता है, कंबाइन करता है, उन्हें रिसीव करता है, फिर उन्हें कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद क्या करेगा, सेरिब्रम और उसके डिफरेंट पार्ट्स की तरफ ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है, उनकी तरफ इन्फॉर्मेशन को भेजता है ताकि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो सके। इसी वजह से थैलेमस जो है वो इंटीग्रेटिंग सेंटर के तौर पर भी काम कर रहा होता है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करता है और फिर उन्हें उनके सही हिस्सों की तरफ भेजता है जहाँ से अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो होता है वो जनरेट हो सकता है। गेटकीपर के तौर पर भी काम कर रहा होता है, यानी कि फ़िल्टर करता है और फिर सही तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो ऊपर वाले पार्ट तक भेजता है। अगर ज़रूरी हो तो भेजता है, अगर ज़रूरी नहीं हो तो नहीं भेजता। और सेंसरी रिले स्टेशन के तौर पर भी काम कर रहा होता है। ये 3 मेन काम होते हैं जो आपने थैलेमस के याद रखने हैं। नेक्स्ट है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जिसे इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है और इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इमोशनल ब्रेन क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं, जिस भी टाइप का इमोशन हो, ये उसको कंट्रोल कर रहा होता है। लिम्बिक सिस्टम जो होती है, लिम्बिक सिस्टम के आगे से 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है एम्बिगडाला और तीसरा होता है हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन याद रखिएगा, बायो में जहाँ पर भी हाइपो का वर्ड यूज़ होता है, हाइपो का मतलब होता है नीचे। थैलेमस, थैलेमस एक स्ट्रक्चर है, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। देखिए ये ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, थैलेमस। अब थैलेमस के नीचे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है बॉडी के अंदर और बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स का क्लस्टर मौजूद होता है, यानी कि न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो गुच्छे की सूरत में, क्लस्टर की सूरत में हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनमें से कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एज अ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। देखिए मेन हार्मोन जो रिलीज़ हो रहे होते हैं वो कहाँ से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहे होते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे एक और स्ट्रक्चर, ये वाला आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। वो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस के सिग्नल्स के ज़रिए रिलीज़ होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है वो क्या करते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जाके कमांड देते हैं और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। देखें पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, लेकिन वो हार्मोन्स को कैसे रिलीज़ करेगा, जब हाइपोथैलेमस से कमांड आती है। जो भी कमांड पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगी वो कहाँ से आएगी, वो हाइपोथैलेमस से आएगी और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे कहा जाता है, ये क्या है, मास्टर ऑफ द ग्लैंड। लेकिन मास्टर ऑफ द ग्लैंड का भी मास्टर जो है वो है हाइपोथैलेमस, यानी कि मास्टर ऑफ ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसके अंडर कंट्रोल होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल। जिस तरह की हाइपोथैलेमस से कमांड आएगी, सिग्नल आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। इसलिए हाइपोथैलेमस के लिए टर्म यूज़ होती है मास्टर रेगुलेटर। ये एक्चुअल में क्या कहता है, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को और ये जो हार्मोन्स हैं इन सब को हम लोग जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है और किस तरह से आगे से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ करते हैं और किस तरह से हार्मोन्स जो हैं वो आगे जाके केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। अब आपने यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो मास्टर रेगुलेटर होता है। वो मास्टर रेगुलेटर क्यों होता है, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल होता है। जिस तरह की
सिग्नल कमांड जो है वो हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगा, हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। उसके अलावा भी जो हाइपोथैलेमस है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। ऑलमोस्ट ये बॉडी के सभी टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा उनको इन्फ्लुएंस करता है। ये बॉडी के कोर टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और बॉडी टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जैसे स्वेटिंग या फिर शिवरिंग को ट्रिगर करता है। और उसी की वजह से ये क्या करता है, टेम्परेचर को वापस से अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर लेकर आता है। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को कहा जाता है कि ये वर्क करता है एज अ थर्मो रेगुलेटर। थर्म का मतलब होता है हीट टेम्परेचर, रेगुलेटर मीन वो ऐसा स्ट्रक्चर जो टेम्परेचर को रेगुलेट यानी कि अपनी नॉर्मल रेंज में लेकर आता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 होता है। अब अगर 37 से बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और अगर कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस सूरत में हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इस तरह से रिस्पॉन्स जनरेट कराता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर हो जाए, जैसे गर्मियों में होता है, तो ये क्या करेगा, स्वेटिंग करेगा। स्वेटिंग रिलीज़ होती है तो उससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कूलनेस फील होती है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल रेंज में आ रहा होता है। या फिर सर्दियों में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, कांपने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस वर्क कर रहा होता है एज अ थर्मो रेगुलेटर। उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये ऑस्मो रेगुलेटर के तौर पर भी काम कर रहा होता है। ऑस्मो रेगुलेटर मीन वाटर और जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है उन्हें बैलेंस करता है। बॉडी के अंदर अगर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा या कम हो जाए तो उसको भी अपनी रेंज में लेकर आता है। इसके साथ साथ क्या करता है, सॉल्ट को भी अपनी प्रॉपर कंसनट्रेशन में रखता है। इसके अलावा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो कि इन्वॉल्वेंटिव फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो इन्वॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन और रेस्पिरेशन। इसके थ्रू ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बैलेंस करवाता है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं किसको, इन्वॉलेंटरी फंक्शंस को। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, वो कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं हमारी जितनी भी नीड्स होती हैं, यानी कि हंगर को, थर्स्ट को, एपेटाइट को। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर दो वर्ड्स एक जैसे यूज़ कर दिए, हंगर और एपेटाइट। याद रखिएगा, हंगर एक अलग चीज़ होती है, एपेटाइट अलग चीज़ होती है। थर्स्ट की तो आपको समझ आ गई होगी, थर्स्ट क्या होती है, प्यास को कंट्रोल करता है। हंगर होती है भूख लगना, यानी कि जब हमारे जो बॉडी के अंदर जो वो नीड होती है, यानी कि जैसे हमारी एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें क्या लगता है, हमें भूख लग रही होती है, तो वो होती है हंगर, जिसमें हम लोग खाना खा लेते हैं तो हमारा जो नॉर्मल होती है बॉडी, वो दोबारा से एनर्जी फील हो जाती है, यानी कि एनर्जी आ जाती है हमारी बॉडी में, वो जो कि भूख से ख़त्म हो जाती है। लेकिन एपेटाइट क्या होती है, एपेटाइट के अंदर हमें भूख नहीं लग रही होती, वैसे ही किसी चीज़ का हमें खाने को दिल कर रहा होता है। जैसे कि हमने खाना खा लिया लेकिन खाना खाने के बाद हमें फ़ील हो रहा होता है कि थोड़ा सा कुछ मीठा खा ले, तो वो क्या है, वो एपेटाइट है, यानी कि डिज़ायर होती है किसी चीज़ को खाने के लिए, वो भूख के लिए नहीं होती। अगर आपका पेट भरा भी हो ना, फिर भी आपको किसी ना किसी चीज़ के खाने का दिल कर रहा होता है। हम लोग कहते हैं ना, ये खाने का दिल करे, वो खाने का दिल करे, चाहे आपको भूख लगे या ना लगे, आपका खाने का कुछ ना कुछ दिल कर रहा होता है, उसको बोलते हैं एपेटाइट। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये कंट्रोल करता है हंगर, थर्स्ट और एपेटाइट को। इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। उसके अलावा फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी जो कंट्रोल करने वाला होता है वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है इसको भी, ये भी हार्मोन्स के ज़रिए ही कंट्रोल होता है, और इसको भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं हिप्पोकैम्पस को। हिप्पोकैम्पस हिप्पोकैम्पस को हिप्पोकैम्पस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी अगर हम लोग शेप को देखें तो इसकी जो शेप होती है वो इसका रिजेंबल कर रही होती है सी हॉर्स के साथ। सी हॉर्स का क्या मतलब होता है, दरियाई घोड़ा। ये देखें, ये है हमारे पास, ये ग्रीन, ये ब्लू कलर का और रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, ये है हमारे पास हिप्पोकैम्पस। तो इसकी बिल्कुल जो लुक होती है, अपीयरेंस होती है, वो किस तरह से होती है, सी हॉर्स यानी कि दरियाई घोड़े की तरह होती है। इसी वजह से इसे कहा जाता है ये हिप्पोकैम्पस है। इसको हिप्पोकैम्पस को नाम इसका इसकी शेप की वजह से मिल रहा होता है, जो कि दरियाई घोड़े जैसी होती है।
इसका क्या काम होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मेमोरी को जनरेट करने में और स्टोर करने में। हिप्पोकैम्पस जो होता है इसका मेन फंक्शन ये होता है, ये फॉर्मेशन करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, यानी कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस में कन्वर्ट करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये लर्निंग वगैरह के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हिप्पोकैम्पस में किसी भी टाइप का डैमेज हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी शॉर्ट मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग मेमोरी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाती, हमें चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर आ जाता है, वो है एमिगडाला। एमिगडाला क्या करता है, एमिगडाला सबसे पहले देखते हैं ये प्रेजेंट कहाँ होता है। देखिए ये हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस के लास्ट में एक दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए इस तरह, ये येलो सा स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है। हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस बिल्कुल लास्ट पर जाके स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इस फूले हुए स्ट्रक्चर को, स्वेलिंग पार्ट को कहा जाता है एमिगडाला। ये येलो कलर का नज़र आ रहा है ये वाला आपको, दिस इज एमिगडाला। ये हिप्पोकैम्पस के बिल्कुल एज पर यानी कि किनारों के ऊपर प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, हमारी डेली लाइफ के जो इमोशंस होते हैं उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे कि प्लेयर, खुशी, पनिशमेंट, रेज, गुस्सा, सैडनेस को, गम को, उसके अलावा सेक्सुअल अरेजल को। इन सब चीज़ों को ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये एमिगडाला कंट्रोल कर रहा होता है। ये जो हाइपोथैलेमस होते हैं, हिप्पोकैम्पस होते हैं, एमिगडाला, ये सारे के सारे जो होते हैं ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। लिम्बिक सिस्टम को कहा जाता है कि वो इमोशनल ब्रेन है जो कि हमारी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और लेकिन जो मेन काम होता है इमोशंस को कंट्रोल करने का, वो किसका होता है, वो एमिगडाला का होता है।